लास्ट लेक्चर में हम लोगों को याद है, हम लोगों ने आयलर्स डायनामिकल इक्वेशन से जो रिजल्ट ड्राइव होते हैं वो रिजल्ट जो हैं वो डिड्यूस किए थे लास्ट लेक्चर में, और कंसिडर ये किया था कि सिस्टम के ऊपर जो एक्सटर्नल टॉर्क जो है अप्लाई नहीं हो रही। तो आयलर्स डायनामिकल इक्वेशन जो हैं वो एक्चुअली ये वाली हैं जो यहाँ पे लिखी हुई हैं, लेकिन जब आप कंसिडर करेंगे कि सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल टॉर्क जो अप्लाई नहीं हो रही, तो ये थोड़ी सी ये इसमें जो टॉर्क जो है वो उसके कंपोनेंट जो है वो जीरो हो जाएंगे और ट्रांसफॉर्म होकर जो है ना वो इस फॉर्म में जो आयलर्स डायनामिक इक्वेशन जो है वो आपकी बन जाएंगी। लेकिन एक्चुअल आयलर्स डायनामिक इक्वेशन जो है वो ये वाली हैं। ये वाली तब बनती हैं जब एक्सटर्नल टॉर्क जो है अप्लाई ना हो रही हो। तो ये वाला कहने के पर्टिकुलर केस बन रहा है आयलर्स डायनामिक इक्वेशन का। अदरवाइज जो आयलर्स डायनामिक इक्वेशन आपके पास वो ये वाली हैं जो ऊपर लिखी हुई हैं, ये वाली। ठीक है, तो आयलर्स डायनामिक इक्वेशन में जब हम सपोज करेंगे सिस्टम के ऊपर टार्क अप्लाई नहीं हो रही, तो आपके टार्क के जितने कंपोनेंट्स हैं वो सारे के सारे जीरो हो जाएंगे। आपकी आयलर्स डायनामिक इक्वेशन जो है वो इन पर्टिकुलर ट्रांसफॉर्म होकर इन इक्वेशन में चेंज हो जाएंगी। उसके बाद जब इन इक्वेशन को हम लोगों ने कंबाइन करके सॉल्व किया कि मेगा 1 मेगा 2 मेगा 3 से करस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई करके उनको ऐड किया, तो ऐड करने के बाद हमें पता चला कि ये वाली क्वांटिटी जो है जो कि यहाँ पे लिखी हुई है, कौन सी क्वांटिटी है, ये वाली क्वांटिटी I11 ओमेगा 1 स्केयर प्लस I22 ओमेगा 2 स्केयर प्लस I33 ओमेगा 3 स्केयर, ये क्वांटिटी है कांस्टेंट बन जाती है। ये जो हम लोग जिस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर रहे हैं, इस प्रॉब्लम के केस में जब एक्सटर्नल टॉर्क जो अप्लाई नहीं हो सिस्टम के ऊपर, इस केस में ये वाली क्वांटिटी जो है वो कांस्टेंट बन जाती है। अब ये वाली क्वांटिटी को अगर हम यहाँ पे छोड़ने के बाद अगर हम इस सिस्टम की जिसको हम लोगों ने कंसिडर किया उसकी अगर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करें 1/2 मेगा डॉट एल, उसको बाद में सिंपलीफाई करें, तो उसका जो आंसर आ रहा है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का, उसमें भी यही क्वांटिटी इन्वॉल्व हो रही है। ये वाली क्वांटिटी इन्वॉल्व हो रही है, मैं कलर चेंज करता हूँ यहाँ पे, उसमें भी ये वाली क्वांटिटी इन्वॉल्व हो रही है जिसको हम लोगों ने कांस्टेंट कहा था। ये वाली क्वांटिटी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में भी इन्वॉल्व हो रही है, और रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में आंसर क्या आ रहा है 1/2 इंटू ये क्वांटिटी जो कि कांस्टेंट थी। तो 1/2 उसके साथ एक और क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो रही है जो कि कांस्टेंट है, तो 1/2 भी कांस्टेंट है। जब दो कांस्टेंट आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो मल्टीप्लाई होने के बाद आंसर भी क्या आएगा, कांस्टेंट ही आएगा। तो ये ओवरऑल कांस्टेंट किसका आंसर किसका आ रहा है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का आंसर आ रहा है। इसका मतलब हमने जो प्रॉब्लम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं जिसमें हम लोगों ने कंसिडर किया है कि सिस्टम के ऊपर एक्सटर्नल टार्क अप्लाई नहीं हो रही, इस केस में जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है, या इस प्रॉब्लम के केस में या इस सिचुएशन में जो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है सिस्टम की वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। ये हम लोगों ने यहाँ पे प्रूव किया था। एक केस ये प्रूव किया था आयलर्स डायनामिक इक्वेशन को यूज करते हुए, उसके और यहाँ पे लिखा भी हुआ है बकायदा, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कांस्टेंट। तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास पहला केस यहाँ रिजल्ट आपको मिलता है आयलर्स डायनामिक इक्वेशन से। उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने अगेन इसी तरह सेम कैलकुलेशंस की थी इसी वे से, और इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 इक्वेशन 3 को I11 ओमेगा 1 I22 ओमेगा 2 एंड I33 ओमेगा 3 से करस्पॉन्डिंगली मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई करके ऐड किया था उनको, और ऐड करने के बाद हमें जो रिजल्ट मिला था सिंपलीफाई करने के बाद, कैलकुलेशन करने के बाद रिजल्ट हमें ये मिला था कि ये वाली जो क्वांटिटी है I11 स्केयर ओमेगा 1 स्केयर प्लस I22 ओमेगा 2 स्केयर प्लस I33 ओमेगा 3 स्केयर, ये वाली क्वांटिटी क्या बनती है, ये वाली क्वांटिटी इस केस में या इस प्रॉब्लम के केस में या सिचुएशन में क्या बनती है, कांस्टेंट बनती है। अब आयलर्स डायनामिक इक्वेशन को जब हम लोगों ने ड्राइव किया था तब हम लोगों ने ये कैपिटल एल जो कि एंगुलर मोमेंटम है उसकी इन टर्म्स ऑफ वेक्टर की फॉर्म में जो है वैल्यू फाइंड आउट की थी। वो क्या थी, I11 ओमेगा 1 आई एंड सोन जो भी लिखा है यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम लिखा हुआ वेक्टर की फॉर्म में। जब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे, एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे, तो आपको मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना आता है, तीनों कंपोनेंट्स को स्केयर करके आपस में ऐड करते हैं, उनका स्केयर रूट ले लेते हैं। तो ये आपके पास क्या है, यहाँ पे आंसर आ रहा है एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है। अब एंगुलर मोमेंटम के मैग्नीट्यूड को अगर आप देखें तो इस मैग्नीट्यूड में स्केयर रूट के अंदर ये जो क्वांटिटी इन्वॉल्व हो रही है, ये वाली IO11 मेगा 1 स्केयर प्लस IO22 मेगा 2 स्केयर प्लस IO33 मेगा स्केयर, ये कौन सी क्वांटिटी है, ये वाली क्वांटिटी है जिसको हम लोगों ने यहाँ पे कांस्टेंट कहा हुआ है। तो ये कांस्टेंट क्वांटिटी यहाँ पे स्केयर रूट के अंदर जो है इन्वॉल्व हो रही है, और कांस्टेंट क्वांटिटी का स्केयर रूट लिखा है यहाँ पे। तो जब कांस्टेंट क्वांटिटी का स्केयर रूट लेंगे तो वो भी आपको कंफर्म बात है हमेशा कांस्टेंट क्वांटिटी मिलेगी। कोई भी कांस्टेंट नंबर ले लें या कांस्टेंट क्वांटिटी ले लें, जब उसका स्केयर रूट लेंगे तो आपको उसका आंसर भी कांस्टेंट नंबर ही कोई मिलेगा। तो यहाँ से क्या पता चला कि जो एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड था, मैग्नीट्यूड का आंसर क्या आ रहा है, वो कांस्टेंट आ रहा है। याद रखना, एंगुलर मोमेंटम को आप लोगों ने कांस्टेंट नहीं करना, आपने कहना है कि एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड जो है वो कांस्टेंट मिल रहा है आपको। तो आपको सेकंड रिजल्ट ये मिलेगा कि इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टार्क, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टार्क
मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज कांस्टेंट। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, आप लोगों ने ये मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम कहना है कांस्टेंट, ये नहीं कहना कि एंगुलर मोमेंटम जो कि वेक्टर क्वांटिटी है वो कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट नहीं है, बल्कि एंगुलर मोमेंटम का जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट है। क्योंकि वेक्टर्स में ऐसा होता है कि वेक्टर्स जो हैं वो कांस्टेंट, अगर कोई वेक्टर ना भी हो तो उसका मैग्नीट्यूड जो है वो कांस्टेंट हो सकता है, इस तरह के वेक्टर्स भी होते हैं। लेकिन वेक्टर्स में आपको मतलब रिपीट कर दूं, अगर आपके पास कोई वेक्टर कांस्टेंट है, फॉर एग्जांपल ये लिखा हुआ है 2i + 3j, ये आपके पास एक कांस्टेंट है वेक्टर, ये चेंज नहीं हो रहा है, इसके डायरेक्शन भी फिक्स है, इसका मैग्नीट्यूड भी फिक्स है। ये जो वेक्टर लिखा हुआ है यहाँ पे, ये वेक्टर क्या है, कांस्टेंट वेक्टर है, ना इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, ना इसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा। तो ये कांस्टेंट वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड भी हमेशा कांस्टेंट होगा। अगर वेक्टर कांस्टेंट है तो उसका मैग्नीट्यूड भी हमेशा कांस्टेंट होगा। लेकिन अगर वेक्टर कांस्टेंट नहीं है तो ज़रूरी नहीं है कि उसका मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट ना हो, उसका मैग्नीट्यूड फिर भी कांस्टेंट हो सकता है। कैसे हो सकता है, फॉर एग्जांपल अगर आप ये वाला वेक्टर कंसिडर कर लें, वी वेक्टर इज इक्वल टू लेट्स से साइन थीटा आई प्लस कॉस थीटा जे। अब ये वेक्टर क्वांटिटी लिखी है यहाँ पे। अब ये जो वेक्टर है ये कांस्टेंट वेक्टर नहीं है, ये वेक्टर जो मैंने लिखा है ये कांस्टेंट वेक्टर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि थीटा अप्लाई हो रहा है वेक्टर में, तो थीटा की वेरिएशन अगर हम कर दें यहाँ पे, थीटा की वेरिएशन फॉर एग्जांपल कर दें, थीटा बिलोंग टू कर रहा है इंटरवल 0 से लेकर पाई तक, तो पाई तक जो इंटरवल है उसमें से बिलोंग कर रहा है, तो इसका मतलब थीटा जो है वो वेरी कर रहा है। थीटा 0 पुट करेंगे तो वेक्टर कोई और बनेगा, थीटा की वैल्यू जो है वो 15 पुट करेंगे तो कोई और वेक्टर बनेगा, थीटा की वैल्यू 30 पुट करेंगे, 40 पुट करेंगे, 90 एंगल पुट करेंगे, पाई पुट करेंगे, तो डिफरेंट थीटा की वैल्यूज पुट करेंगे तो आपको डिफरेंट जो है वो वेक्टर्स मिलेंगे, जिनके डायरेक्शन डिफरेंट होगी, जिन डायरेक्शन जो है वो डिफरेंट होगी। इसलिए वेक्टर जो है वो, क्योंकि इसके डायरेक्शन डिफरेंट होगी, इसलिए आपको ये वेक्टर जो आपको लिखा हुआ है यहाँ पे ये कांस्टेंट वेक्टर नहीं है। कांस्टेंट वेक्टर कौन सा होता है, जिसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम हमेशा सेम रहती हैं। तो ये जिसकी डायरेक्शन जो है वो हमेशा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हमेशा सेम रहती है। उसके बाद अगर मैग्नीट्यूड की बात हो रही है, कांस्टेंट वेक्टर, हाँ सॉरी, कांस्टेंट वेक्टर वो होता है जिसके कंपोनेंट जो है वो हमेशा फिक्स रहते हैं। ये वाले जो ith कंपोनेंट है, जे कंपोनेंट जो है वो ith कंपोनेंट, ये कंपोनेंट और के कंपोनेंट भी लिखा हुआ है तो वो भी हमेशा फिक्स हो, तो ऐसे वेक्टर्स को कांस्टेंट वेक्टर कहते हैं। तो ये वेक्टर जब में लिखा हुआ है ये कांस्टेंट वेक्टर नहीं है, क्योंकि इसके कंपोनेंट जो है वो थीटा की वेरिएशन करते हैं। जब अगर हम करेंगे तो थीटा की वेरिएशन करने से कंपोनेंट जो है वो चेंज होते जाएंगे। लेकिन अगर इस वेक्टर का अगर हम मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करें यहाँ पे, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसके वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा स्क्वायर रूट ऑफ साइन थीटा स्क्वायर प्लस कॉस थीटा स्क्वायर। तो साइन थीटा स्क्वायर प्लस कॉस थीटा स्क्वायर आपको पता है वो किसकी इक्वल होता है, वो हमेशा 1 की इक्वल होता है, और 1 का स्क्वायर रूट क्या मिलेगा आपको, 1 मिल जाएगा यहाँ पे। तो ये वेक्टर यहाँ पे ये लिखा हुआ है, वेक्टर वी लिखा है यहाँ पे, ये वेक्टर कांस्टेंट वेक्टर नहीं है। इसके कंपोनेंट जो है थीटा को अगर आप वेरी करते जाएंगे तो इसके कंपोनेंट जो है वो चेंज होते जाएंगे। लेकिन अगर आप थीटा के इसके कंपोनेंट को थीटा की वेरिएशन करके चेंज करते भी जाएँ, लेकिन जब आप इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो उसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 रहेगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड जब आप निकालोगे तो आप साइन ऑफ समथिंग स्क्वायर प्लस कॉस ऑफ समथिंग स्क्वायर निकालोगे तो हमें ये जनरल रिजल्ट पता है, साइन ऑफ समथिंग स्क्वायर प्लस कॉस ऑफ समथिंग स्क्वायर या साइन ऑफ एंगल स्क्वायर प्लस कॉस ऑफ एंगल स्क्वायर हमेशा क्या होता है, वो 1 नहीं होता है। तो मैग्नीट्यूड क्या आएगा आपको, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपको हमेशा कांस्टेंट या 1 ही मिलेगा। तो अगर कोई आपके पास कोई वेक्टर कांस्टेंट है, अगर आपके पास कोई वेक्टर कांस्टेंट है, यहाँ पे लिखता हूँ जनरल होगा कि वेक्टर कांस्टेंट है, तो दिस इंप्लाइज जब आप उसका मैग्नीट्यूड निकालोगे उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी हमेशा कांस्टेंट ही होगा। लेकिन अगर कोई वेक्टर जो है वो कांस्टेंट जो है वो नहीं है तो आप ये कंफर्म नहीं कह सकते कि उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है या नहीं है। अब उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो भी सकता है और उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट नहीं भी हो सकता, ठीक है। इसलिए यहाँ पे जब आप लोगों ने बात करनी है सेकेंड रिजल्ट में, तो आप लोगों ने ये कहना है कि एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड जो है वो कांस्टेंट है। एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट, एंगुलर मोमेंटम जो खुद वेक्टर क्वांटिटी है वो कांस्टेंट है या नहीं, वो हम मैग्नीट्यूड को देख के नहीं बता सकते। यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैग्नीट्यूड वेक्टर का कांस्टेंट है और वेक्टर भी किया है कांस्टेंट है। लेकिन अगर मैग्नीट्यूड कांस्टेंट जो है वो ना हो, मैग्नीट्यूड अगर कांस्टेंट यहाँ पे भी है, सॉरी यहाँ पे नहीं,
यहाँ पे देखें इस एग्जांपल में साइन थीटा प्लस कास थीटा वाले एग्जांपल के केस में देख लें, यहाँ पे मैग्नीट्यूड आपका 1 आ रहा है जो कि कांस्टेंट है, लेकिन जो वेक्टर लिखा हुआ है यहाँ पे वो वेक्टर जो है वो कांस्टेंट नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो तो वो वेक्टर खुद कांस्टेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ठीक है, ये सिंपल वर्ड याद रखते हैं। अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो तो वो वेक्टर खुद जो है वो कांस्टेंट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। फॉर एग्जाम्पल ये वेक्टर मैंने पहले लिखा था 2i प्लस 3j, ये इस वेक्टर का अगर आप मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है, कांस्टेंट है। और यहाँ पे जो मैंने वेक्टर लिखा है यहाँ पे v इज इक्वल टू साइन थीटा आई प्लस कास थीटा जे, ये जो वेक्टर लिखा है मैंने इसका मैग्नीट्यूड भी क्या है, कांस्टेंट है। इसका मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है, इसका मैग्नीट्यूड 1 आ रहा है। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, इसका मैग्नीट्यूड आएगा 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 4 प्लस 9 13 का स्क्वायर। यहाँ पे जो है इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, इसका मैग्नीट्यूड 13 का स्क्वायर आएगा। ये दो वेक्टर मैंने लिखे हुए हैं, एक वेक्टर आपके पास मैंने यहाँ पे ये वाला लिखा है 2i प्लस 3j, और एक वेक्टर मैंने यहाँ पे लिखा है साइन थीटा ई प्लस कॉस थीटा जे। जो दोनों वेक्टर्स हैं, दोनों वेक्टर्स के मैग्नीट्यूड क्या आ रहे हैं, इसका मैग्नीट्यूड 1 आ रहा है, इसका मैग्नीट्यूड 13 आ रहा है। दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट आ रहा है, लेकिन ये वाला जो वेक्टर है, पहला वेक्टर जो है ये वेक्टर कांस्टेंट वेक्टर है, और ये वाला जो दूसरा वेक्टर यहाँ पे लिखा हुआ है साइन थीटा आई प्लस कॉस थीटा जे, ये वाला वेक्टर जो है वो कांस्टेंट वेक्टर नहीं है। तो अगर किसी तो यहाँ से आपको फिर ये रिजल्ट मिलता है कि अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो तो आप वेक्टर के बारे में कंफर्म नहीं बता सकते कि वो वेक्टर जो है वो खुद भी कांस्टेंट वेक्टर है या नहीं है। इसलिए जब आप लोगों ने ये वाला सेकंड रिजल्ट लिखना है तो यहाँ से जस्ट आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड जो है वो कांस्टेंट क्वांटिटी है। एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट क्वांटिटी है या नहीं वो यहाँ से आप नहीं बता सकते, इसलिए आप उसके बारे में यहाँ पे आप कुछ नहीं लिखेंगे। जो आपको कन्फर्म पता चला सिर्फ आप वही लिखेंगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट है। ठीक है, सिर्फ एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट नहीं लिखना, वो कंफर्म नहीं पता मैं यहाँ पे कांस्टेंट होगा या नहीं होगा, लेकिन ये हमें कंफर्म यहाँ से पता चल गया, जिसको हम सेकंड रिजल्ट कह रहे हैं, ये कंफर्म लाने पता चल गया है कि मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो है वो हमेशा कांस्टेंट होगा इन दी एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल टॉर्क। ये दो रिजल्ट आपको आयलर्स डायनामिकल इक्वेशन से मिलते हैं। तो ये दो रिजल्ट हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में जो है वो ड्राइव किए थे, रिड्यूस किए थे। आज के लेक्चर में हम लोगों ने जो पढ़ना है वो ये है कि कोन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो क्या होता है। ये कोन के मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले टॉपिक को मैंने थोड़ा सा एंड पे या बाकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाले जो क्वेश्चन थे उनसे ज़रा डिफरेंट रखा हुआ था, इसको हट के पढ़ा रहा हूँ बाद में, क्योंकि इसको फाइंड आउट करने का या सॉल्व करने का जो वे है वो बाकी जो हम लोगों ने क्वेश्चन किए हैं उन वे से थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या जो है वो थोड़ी सी चेंजिंग आएगी हमारे मेथड में कोन का मोमेंट इनर्शिया फाइंड आउट करने के लिए। तो क्वेश्चन आपके पास ये है कि आपके पास एक सॉलिड कोन है, सर्कुलर कोन है, राइट सर्कुलर कोन है। तो राइट सर्कुलर मीन्स यहाँ पे जो आपका एंगल बनेगा, यहाँ पे सर्कुलर जो कोन बनेगा ये बिल्कुल 90 एंगल का बिल्कुल स्ट्रेट जो है आपके पास वर्टिकल जो है वो कोन होगी, तो इसलिए इसको राइट सर्कुलर कोन कहा हुआ है। तो अब सॉलिड कोन का वर्ड इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि ये जो सर्कुलर कोन आपको यहाँ पे जो फिगर में नज़र आ रही है, फिगर में दिखने में तो ऐसे लग रहा है जैसे अंदर से खाली है, लेकिन वो फिगर ड्रा की हुई है जैसे आप लोगों को समझाने के लिए, इसे ऐसे लग रहा है कि अंदर से खाली है। अदरवाइज ये कोन जो है ये अंदर से खाली नहीं है, ये कम्प्लीटली फिल्ड है। इसलिए यहाँ पे ये जो वर्ड यूज़ किया हुआ है सॉलिड कोन का वर्ड जो है वो यहाँ पे यूज़ किया है। तो मैकेनिक्स में जब भी कहीं सॉलिड का वर्ड यूज़ करते हैं, सॉलिड स्फीयर का वर्ड यूज़ करते हैं, सॉलिड सिलेंडर का वर्ड यूज़ करते हैं, सॉलिड का वर्ड जब यूज़ करेंगे इसका मतलब ये होगा कि बिल्कुल इनसाइड जो है वो फिल्ड होगी, अंदर से खाली या हॉलो जो है वो नहीं होगी। तो यहाँ पे कौन जो है वो सॉलिड सर्कुलर कोन हम लोगों ने कंसिडर करनी है, आपको फिगर में नजर आ रहा होगा। उसके दो एक्सिस के बाउंड जो है मोमेंट इनर्शिया जो हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। पहला एक्सिस कौन सा है, पहला एक्सिस है उस सर्कुलर कोन का एक्सिस ऑफ सिमेट्री। जैसे सिलेंडर का एक्सिस ऑफ सिमेट्री था वैसे ही अब सर्कुलर कोन का एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सर्कुलर कोन का एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या होता है, ऐसा एक्सिस जो बिल्कुल कोन की जो है कोन की लेंथ के परपेंडिकुलर हो और कोन का जो सेंटर है उसके सेंटर में से पास कर रहा हो। ऐसे एक्सिस को हम कहते हैं वो सर्कुलर कोन का क्या है, एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। ठीक है, तो एक एक्सिस हम लोगों ने ये वाला कंसिडर करना है, उसके बाद सर्कुलर कोन का मोमेंट इनर्शिया फाइंड करना है। उसके बाद सेकंड एक्सिस क्या है, अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स बेस एंड आल्सो थ्रू इट्स सेंटर। दूसरा एक्सिस कौन सा है, दूसरा एक्सिस वो वाला एक्सिस है जो कि सर्कुलर कोन के बेस में से पास कर रहा हो, और ये आपकी सर्कुलर कोन की हम लोगों ने बेस कंसिडर ली है, सर्कुलर पोर्शन कंसिडर किया हुआ, ये उसकी बेस है, उसकी बेस में से पास कर रहा हो और उसके सेंटर में से भी पास कर रहा हो। तो सेंटर आपके पास मैंने बताया था ये वाला पॉइंट है सर्कुलर कोन का।
तो बेस में से पास करने वाला एक्सिस और सेंटर में से पास करने वाला एक्सिस कौन सा ही आपको फिगर यहाँ पे नजर आ रहा होगा। वैसे तो बहुत सारे एक्सिस बनते हैं, ये वाला एक्सिस भी बेस में से पास कर रहा है और सेंटर में से पास कर रहा है, जिसको जिसको हम लोगों ने एक्स एक्सिस का नाम दिया हुआ है। ये वाला एक्सिस भी बेस में से पास कर रहा है और सेंटर में से पास कर रहा है, सर्कुलर कोन के जो बेस का सेंटर जो है उसमें से पास कर रहा है। तो ये भी उसका एक्सिस हम कंसिडर कर सकते हैं। उसके अलावा और भी बहुत सारे आपको एक्सिस मिल सकते हैं जो कि सर्कुलर कोन के बेस में से पास कर रहे हैं और उसके सर्कुलर कोन का जो बेस है उसके सेंटर में से पास कर रहे हैं। वो ये वाला एक्सिस भी हो सकता है, ये वाला एक्सिस भी हो सकता है, उसके अलावा बहुत से एक्सिस हो सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये जितने भी एक्सिस मैंने ड्रा किए हैं सभी एक्सिस के अबाउट सर्कुलर की रोटेशन का बिहेवियर जो है वो सेम होता है, इसलिए हम सिर्फ जो है वो वही एक्सिस कंसिडर करेंगे जिन एक्सिस के अबाउट हमें जो है वो फाइंड आउट मूवमेंट इनर्शिया जो है फाइंड आउट करना आसान होगा। मीन जिन एक्सिस के हम लोगों ने यहाँ पे एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस नाम रखे हुए हैं सिर्फ उन्हीं एक्सिस के अबाउट जो है फाइंड आउट करेंगे। बाकी जो एक्सिस हमने ड्रा किए थे मैंने पहले उनके अबाउट करने की जरूरत नहीं है, उनके अबाउट भी सिमेट्री की वजह से मूवमेंट इनर्शिया का आंसर जो है वो सेम ही आएगा। तो जो बाद वाले मैंने एक्सिस ड्रा किए हैं इन एक्सिस को हम जो सर्कुलर कोन की जो बेस है उसका डायामीटर भी कह सकते हैं। ठीक है, आप देख रहे हैं यहाँ पे सर्कुलर कोन की बेस क्या है, वो सर्कल टाइप की है। फिगर में हो सकता है आपको एलिप्स टाइप की नजर आ रही हो क्योंकि 3 डायमेंशनल शेप जो है ड्रा की हुई है। अदरवाइज सर्कुलर कोन की जो बेस है वो क्या है, आपके पास एक तरह का एक सर्कल है। और आपको पता है जब भी सर्कल के सेंटर में से कोई लाइन पास करती है, चाहे वो ये वाली लाइन हो, चाहे वो ये वाली लाइन हो या कोई और लाइन हो, तो वो जो लाइन सर्कल के सेंटर में से पास करती हुई गुजर जाती है उस लाइन को सर्कल का वो उस लाइन को हम कहते हैं कि वो लाइन जो है सर्कल के डायमीटर में से पास कर रही है। तो यहाँ पे आप ये भी कह सकते हैं कि सर्कुलर कोन का की जो बेस है, यहाँ पे लिखा हुआ है सर्कुलर कोन की जो बेस है जो कि एक्चुअली ये वाली सर्कुलर कोन की बेस है, उस बेस के डायामीटर में से जो एक्सिस पास कर रहा है उस एक्सिस के बॉडी मूवमेंट इनर्शिया फाइंड करें। तो ये भी आपके पास काफी होगा। तो जो सेकंड आपको एक्सिस दिया हुआ है आपको दो तरीके से दिया हुआ है, या तो आप इस तरह भी पूछ सकते हैं अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द बेस ऑफ द कोन एंड आल्सो थ्रू इट्स सेंटर, कि ऐसा एक्सिस जो सर्कुलर कोन की बेस में से पास कर रहा हो और सर्कुलर कोन की का जो बेस है उसके सेंटर में से पास कर रहा हो। तो वो एक्सिस कौन से हैं, वो एक्स एक्सिस भी है, वाई एक्सिस भी है, आपको और एक्सिस भी मिल सकते हैं। या दूसरे लफ्ज़ में आपको सिंपल वर्ड्स में और का वर्ड यहाँ पे यूज़ किया, तो सिंपल वर्ड्स में आपसे सर ये भी कह सकते हैं कि सर्कुलर कोन की जो बेस है उसके डायमीटर के अबाउट या डायमीटर में से जो एक्सिस पास कर रहा है उस एक्सिस के अबाउट मूवमेंट इनर्शिया फाइंड करें। तो वो भी यही वाई एक्सिस है, ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये क्या है सर्कुलर कोन की जो बेस है उसके डायमीटर में से ही पास कर रहे हैं। उसके अलावा और भी एक्सिस हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल ये वाला एक्सिस भी हो सकता है, लेकिन बाकी एक्सिस हम लोग कंसिडर कहीं नहीं करेंगे। बहुत सारे एक्सिस मिल सकते हैं वो कंसिडर नहीं करेंगे क्योंकि सभी के अबाउट रोटेशन का बिहेवियर सेम होगा, तो उनके अबाउट मूवमेंट इनर्शिया का आंसर भी सेम आएगा, इसलिए वो उनकी तरफ जाने की जरूरत ही नहीं है हमें यहाँ पे। तो ये दो एक्सिस हैं, एक वाला आपके पास ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, एक वाला एक्सिस आपके पास ये वाला है एक्सिस ऑफ सिमेट्री जिसको हम लोगों ने जी एक्सिस का नाम दिया हुआ है। और बाकी जो ये फर्स्ट पार्ट है ये वाला, और सेकंड पार्ट में क्या है कि डायमीटर में से जो एक्सिस पास कर रहा है वो एक्स एक्सिस भी हो सकता है, वो वाई एक्सिस भी हो सकता है। एक्स एक्सिस में से जो डायमीटर में से जो एक्सिस पास कर रहा है ये आपके पास सेकंड क्वेश्चन है, उनमें से किसी एक एक्सिस के अबाउट जो है मूवमेंट इनर्शिया जो है सर्कुलर कोन का, सॉलिड सर्कुलर कोन का मूवमेंट इनर्शिया जो है वो फाइंड आउट करें। तो ये दो एक्सिस हम यहाँ पे स्पेशल एक्सिस दिए गए हैं कोन के जिनके अबाउट हम लोगों ने मूवमेंट इनर्शिया फाइंड आउट करना है सर्कुलर कोन का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो पहला बार दिया सबसे पहले हम सर्कुलर कोन का जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है, मींस ये जो जी एक्सिस है उस एक्सिस के अबाउट जो है सर्कुलर कोन का मूवमेंट इनर्शिया जो है वो हम पहले फाइंड आउट करेंगे। वो जैसे मैं आप लोगों ने पहले लेक्चर के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले बताया है कि इसको सॉल्व करने का वे जो है वो बाकी जो हम लोगों ने मूवमेंट इनर्शिया के क्वेश्चन किए उनसे थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे बाउंड जो है वो हम वॉल्यूम को कवर करके अप्लाई करके उस तरह बाउंड्स नहीं लगाएंगे। उस तरह बाउंड लगाने में जो है वो सॉल्व समझने में और सॉल्व करने में थोड़ी जो है ना वो डिफिकल्टी पेश आएगी। तो सॉल्व करते हैं आपको पता चल जाएगा हम यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट वे जो है वो क्या चूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले कंसिडरेशन करते हैं, लेट एम बी दी मास, जो सर्कुलर कोन है उसका मास क्या है, कैपिटल एम है, एंड स्मॉल ए क्या है, वो सर्कुलर कोन का रेडियस है। यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा ये वाला स्मॉल ए जो है वो हम लोगों ने सर्कुलर कोन का जो है वो रेडियस यहाँ पे कंसिडर किया हुआ है। एंड एच बी दी हाइट ऑफ दी राइट सर्कुलर कोन, जो सर्कुलर कोन है एच क्या है उसकी हाइट है, यहाँ पे ये देखें आपको मेंशन किया होगा, यहाँ पे ये इसकी हाइट जो है सर्कुलर कोन की बताई हुई है फिगर में। उसके बाद नेक्स्ट वी चूज जी एक्सिस अलोंग दी एक्सिस ऑफ सिमेट्री, आपकी मर्जी होती है जो एक्सिस को जो मर्जी नाम दें, इन ध्यान सॉल्व करने का वे सेम ही होता है, जैसे नोटेशन चेंज होती हैं। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है उसको जी एक्सिस का नाम दे दिया है, यहाँ पे ये जी एक्सिस आपके पास क्या है ये एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। उसके बाद नेक्स्ट क्या हम लोगों ने करना है, यहाँ से हम थोड़ी सी चेंजिंग करनी है। कंसिडर अ टिपिकल डिस्क ऑफ रेडियस आर एंड विथ जी
विथ स्मॉल विथ डी जी एट ए डिस्टेंस ऑफ जी फ्रॉम द बेस। यहाँ पे थोड़ी सी चेंजिंग हम करनी है, यहाँ पे थोड़ा समझने वाला काम है। यहाँ पे ये समझाने के लिए आपको मैं थोड़ा सा दूसरी फिगर पे लेके जाता हूँ। यहाँ पे आप इस फिगर पे आ जाएं। यहाँ आपके पास ये वही सर्कुलर कोन जो है वो ड्रा की हुई है जो मैंने आपको पहले दिखा रहा था, जिस कोन की हाइट जो है हम लोगों ने एच कंसिडर की हुई है। इस कोन का रेडियस जो है हम लोगों ने स्मॉल ए कंसिडर किया हुआ है, और एक्सियोसिमेट्री क्या है वो आपके पास जी एक्सिस है। अब नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने इस सर्कुलर कोन जो है वो इन्फिनिट मैनी या लार्ज नंबर ऑफ डिस्क में जो है वो यहाँ लार्ज नंबर ऑफ टाइनी सिलेंडर्स में जो है वो डिवाइड कर देना। अब यहाँ पे देखें, अगर आपको नज़र आ रहा होगा कि मैंने एक पर्टिकुलर सर्कुलर डिस्क जो है यहाँ पे ड्रा की हुई है, ये वाली, यहाँ से ये वाली डिस्क। अदरवाइज हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने इस सर्कुलर कोन को जो है वो इन्फिनिट मैनी सर्कुलर डिस्क में जो है वो डिवाइड कर देना है। यहाँ पे मैं डिवाइड करके आप शो करा रहा हूँ, रफली शो करा रहा हूँ, एक्यूरेट शो यहाँ पे नहीं करा रहा। तो जो कोन है आपके पास यहाँ पे आपको ड्रा की हुई है, यहाँ पे सारी की सारी कोन को हम लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, इन्फिनिट मैनी सर्कुलर डिस्क या टाइनी सर्कुलर सिलेंडर्स में जो है वो डिवाइड कर देना है। ये वाला जो मैं शेप ड्रा कर रहा हूँ यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे ये सारी की सारी जो कोन थी, सारी की सारी कोन को जो है वो इन्फिनिट मैनी टाइनी सर्कुलर सिलेंडर्स या सर्कुलर डिस्क में हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो आप देखेंगे आपको रिंग्स आपको नज़र आ रहे हैं होंगी, सारे के सारे रेड जो रिंग्स मैंने ड्रा किए हैं यहाँ पे, ये सारे के सारे रेड रिंग्स जो हैं वो एक्चुअली क्या मैंने क्या किया, आपकी जो सर्कुलर कोन थी उसको जो है वो इन्फिनिट मैनी टाइनी सर्कुलर सिलेंडर्स या डिस्क में जो है वो डिवाइड कर दिया। अब ये जो इन्फिनिट मैनी आपको टाइनी सर्कुलर सिलेंडर जो डिस्क नज़र आ रही हैं, इनमें से कोई एक पर्टिकुलर या आर्बिट्ररी डिस्क जो है वो मैंने यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे शो करवाई हुई है ये वाली। तो जितनी भी आप लोगों ने यहाँ पे सर्कुलर डिस्क जो है यहाँ पे बनाई हुई है, दूसरे लफ्ज़ में कह सकते हैं कि इस सिलेंडर सर्कुलर कोन को इस तरह लाइंस में जो है वो कट करते जाएं, इस तरह कट करते जाएंगे। तो आपके पास जो सर्कुलर कोन की जो पोर्शन बनेंगे वो क्या बनेंगे, आपके छोटे छोटे या टाइनी जो है वो सर्कुलर सिलेंडर्स बनेंगे। ये वाले जितने भी मैंने कट कर रहा हूँ, टाइनी सर्कुलर सिलेंडर्स बनेंगे ये वाले। तो वो जितनी भी सर्कुलर सिलेंडर बनेंगे उनमें से कोई एक आर्बिट्ररी सर्कुलर सिलेंडर जो है मैंने यहाँ पे आपको फिगर में देखें अगर आप, तो यहाँ पे फिगर पे भी जो है वो शो करवाया हुआ है। यहाँ पे ये जो है इनमें से कोई एक आर्बिट्ररी सर्कुलर सिलेंडर जो है वो शो करवाया हुआ। अदरवाइज यहाँ पे आप जो है इन्फिनिट मैनी जो है वो सर्कुलर कोन को टाइनी सिलेंडर में जो है वो डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इस जो टाइनी इन्फिनिट मैनी सर्कुलर सिलेंडर्स बनाए हैं उनमें से कोई एक आर्बिट्ररी टाइनी सिलेंडर जो है वो उसको यहाँ पे फिगर के बाहर जो है यहाँ पे शो करवाया हुआ है, ताकि आपको दिखने में या समझने में थोड़ी सी आसानी हो सके कि वाकई जब हमने इसको सर्कुलर कोन को इस तरह सर्कुलर रिंग्स में या सर्कुलर टाइनी सिलेंडर्स में डिवाइड किया है, तो वो आपके पास जो एक आर्बिट्ररी टाइनी पोर्शन बन रहा है वो क्या बनेगा, वो कुछ इस तरह का बनेगा। ये जो आपको फिगर में नज़र आ रहा है इस तरह का बनेगा। देख सकते हैं आप, सर्कुलर कोन की शेप को भी देखें, और जब उसको आप इस तरह टाइनी सर्कुलर सिलेंडर्स या टाइनी सर्कुलर कोन्स में जो है वो डिवाइड करेंगे तो आपको जो शेप मिलेगी, आपको शेप जो है वो इस तरह की मिलेगी जैसे कि आपको फिगर पे यहाँ पे नज़र आ रही है, साइड पे ये वाली फिगर मिलेगी आपको। तो इस फिगर को देखें आप, ये कौन सी फिगर बन रही है, यहाँ पे ये फिगर आपके पास एक सिलेंडर टाइप की फिगर बन रही है। अगर मैं आपको सिलेंडर बना के दिखाऊँ तो सिलेंडर की शेप क्या होती है, सिलेंडर की शेप कुछ इस तरह होती है, एक सर्कल बेस पे होता है, एक सर्कल जो है वो टॉप पे होता है, उसके बाद यहाँ पे इनको यहाँ पे इस तरह आप लोग आप मिलाए तो ये आपके पास क्या बन जाता है, ये सिलेंडर बन जाता है। अब ये जो आपके पास यहाँ पे ये जो हाइट आपको नज़र आ रही है ये वाली सर्कुलर सिलेंडर की, अगर इस हाइट को अगर हम जो है वो वेरी वेरी स्मॉल कंसिडर कर लें, बहुत छोटी कंसिडर कर लें, मीन्स डीजी कंसिडर कर लें, वेरी वेरी स्मॉल कंसिडर कर लें, तो ये वाला जो सिलेंडर है आपके पास ये छोटा होकर क्या बन जाएगा, ये सिलेंडर जो है वो छोटा होकर कुछ जो है वो इस शेप का बन जाएगा। तो ये वो सिलेंडर मैंने बनाया हुआ है, एक सर्कुलर पोर्शन जो है वो इसकी बेस पे है ये वाला, एक सर्कुलर पोर्शन जो है जो कि ये पिंक कलर है, आई थिंक इस कलर का ऊपर है, और साइड पे ये जो उसकी हाइट नज़र आ रही है सर्कुलर सिलेंडर की, ये वाली क्या है आपकी वेरी वेरी स्मॉल हाइट है, जिसको हम लोगों ने डीजी कंसिडर किया हुआ है। अब ये हाइट वेरी वेरी स्मॉल क्यों है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे जो आपकी सर्कुलर कोन थी इसको इन्फिनिट मैनी जो है वो सर्कुलर डिस्क या सर्कुलर सिलेंडर में जो है वो डिवाइड कर दिया है। जब इन्फिनिट मैनी सर्कुलर सिलेंडर या सर्कुलर डिस्क में हम लोगों ने डिवाइड किया सर्कुलर कोन को, तो इसकी ये जो डिस्क बन रही है ये वाली जो सर्कुलर सिलेंडर्स बन रहे हैं, इनकी जो हाइट बनती है ये वाली, या अगर यहाँ पे आप जो बाहर फिगर आपको नजर आ रही है यहाँ पे अगर आप देखें तो ये वाली जो इनकी हाइट बनती है सर्कुलर
डिस्क या सर्कुलर सिलेंडर्स की वो क्या बन रही, जब आप इन्फिनिट मैनी सर्कुलर डिस्क या सिलेंडर में डिवाइड करेंगे तो वो वेरी वेरी स्मॉल बनेगी। तो क्योंकि वो वेरी वेरी स्मॉल बनेगी, इसलिए हम उसको जो है वो DZ का नाम दिया। और DZ का नाम इसलिए दिया है क्योंकि हाइट जो है वो Z एक्सिस के लॉन्ग बन रही है सर्कुलर सिलेंडर्स की, और वेरी वेरी स्मॉल बन रही है, इसलिए वेरी वेरी स्मॉल हाइट को जो है उसको DZ का नाम दे दिया कि Z एक्सिस के लॉन्ग जो हाइट आ रही है और वेरी वेरी स्मॉल है, इसलिए इसको DZ का नाम दे दिया है। तो इन शॉर्ट क्या किया हम लोगों ने, हमारी जो सर्कुलर कोन, हमें जो क्वेश्चन में सॉलिड सर्कुलर कोन जो है वो गिवन थी, उसको हम लोगों ने क्या किया, इन्फिनिट मैनी सर्कुलर डिस्क या सर्कुलर सिलेंडर्स में जो है वो डिवाइड कर दिया है। अब क्योंकि हम लोगों ने इसको इन्फिनिट मैनी सर्कुलर सिलेंडर्स में, टाइनी सर्कुलर सिलेंडर्स में डिवाइड किया है, तो इसलिए इन सर्कुलर सिलेंडर की जो हाइट होगी वो वेरी वेरी स्मॉल होगी, जिसको हम लोगों ने DZ का नाम दे दिया है। और यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, एक आर्बिट्रेरी कोई भी एक सर्कुलर सिलेंडर यहाँ से पिक करके उसको जो है वो हम लोग जो है यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि उस आर्बिट्रेरी जो सर्कुलर सिलेंडर है, पहले हम उसका मोमेंट इनर्शिया लिखेंगे। उसका मोमेंट इनर्शिया जो है वो Z एक्सिस के अबाउट क्या होता है, फिर बेस से लेकर सर्कुलर कोन की बेस से लेकर सर्कुलर कोन की ऊपर वाली हाइट तक, टॉप तक जितने भी सर्कुलर सिलेंडर्स, टाइनी सिलेंडर्स बन रहे हैं, सभी के मोमेंट इनर्शिया को जो है वो बॉन्ड्स अप्लाई करके हम एडअप करेंगे। तो जब सभी के मोमेंट इनर्शिया को हम एडअप कर देंगे तो सर्कुलर कोन के अंदर जितने भी टाइनी सर्कुलर सिलेंडर्स आ रहे हैं, सभी का मोमेंट इनर्शिया आपस में जब ऐड हो जाएगा तो उनसे जो शेप बनेगी, जो सर्कुलर कोन बन रही है, आपको उसका मोमेंट इनर्शिया जो है वो मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने ये मेथड फॉलो करना है कि सर्कुलर कोन को सबसे पहले इन्फिनिट मैनी सर्कुलर सिलेंडर्स में डिवाइड करना है। उन सर्कुलर टाइनी सिलेंडर्स में से कोई एक आर्बिट्रेरी टाइनी सर्कुलर सिलेंडर जो है वो ले लेना है। पहले उसका मोमेंट इनर्शिया, टाइनी सर्कुलर सिलेंडर का उसका मोमेंट इनर्शिया जो है वो Z एक्सिस के अबाउट हम लिखेंगे। वो हम लोगों ने, आपको पता ही है सिलेंडर का मोमेंट इनर्शिया हम लोग पहले इवैल्यूएट कर चुके हैं। तो पहले इस टाइनी सिलेंडर का मोमेंट इनर्शिया Z एक्सिस के अबाउट लिखेंगे। जब इसका मोमेंट इनर्शिया लिखेंगे तो बॉन्ड्स अप्लाई करने के बाद इस सर्कुलर कोन की बेस से लेकर टॉप तक जितने भी सिलेंडर आ रहे हैं, दरमियान में जितने भी सिलेंडर आ रहे हैं, तो बॉन्ड्स अप्लाई करके सभी का मोमेंट इनर्शिया जो है हम जो आपस में एडअप करेंगे, वेरी करते हुए सभी के मोमेंट इनर्शिया को, बॉन्ड्स को वेरी करते हुए सभी के मोमेंट इनर्शिया को हम आपस में एडअप करेंगे। और थ्रू इंटीग्रेशन जो है वो वेरी करते एडअप करते हुए इनके मोमेंट इनर्शिया को, क्योंकि इन्फिनिट मैनी सर्कुलर सिलेंडर्स बन रहे हैं, तो थ्रू इंटीग्रेशन बॉन्ड अप्लाई करके इनके मोमेंट इनर्शिया को आपस में एडअप करेंगे। तो एडअप करने के बाद क्योंकि हमारे पास पूरी सर्कुलर कोन शेप में बन रही है, तो सर्कुलर कोन का मोमेंट इनर्शिया जो हमें आंसर में मिल जाएगा। तब क्या करना है हम लोगों ने, ये जो आपको आर्बिट्रेरी सर्कुलर सिलेंडर यहाँ पे मिला है, टाइनी सर्कुलर सिलेंडर मिला है, सबसे पहले इसका मोमेंट इनर्शिया जो हम लिखेंगे Z एक्सिस के अबाउट, और हम लोग पहले फाइंड आउट कर चुके हैं जब हम लोगों ने सिलेंडर का मोमेंट इनर्शिया फाइंड आउट किया था। यहाँ पे अगर आप इस टाइनी सिलेंडर को देखें तो जो Z एक्सिस बन रहा है, ये Z एक्सिस जो है वो इस टाइनी सर्कुलर सिलेंडर का एक्सिस ऑफ सिमेट्री बन रहा है। ठीक है, सिलेंडर के सेंटर में से पास कर रहा हो कोई एक्सिस, और सिलेंडर की लेंथ के पैरेलल वाला वो एक्सिस, ऐसे एक्सिस को सिलेंडर का एक्सिस ऑफ सिमेट्री कहते हैं। और यहाँ पे Z एक्सिस क्या है, सिलेंडर का एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। और ये जो सिलेंडर है, ये टाइनी सिलेंडर है, इसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री, इसके एक्सिस ऑफ सिमेट्री के अबाउट, या किसी भी सिलेंडर के एक्सिस ऑफ सिमेट्री के अबाउट उस सिलेंडर का जो मोमेंट इनर्शिया होता है वो हम लोग इवैल्यूएट कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में, कि सिलेंडर का उसके एक्सिस ऑफ सिमेट्री के अबाउट जो मोमेंट इनर्शिया होता है वो क्या होता है, 1/2 सिलेंडर का मास इनटू सिलेंडर के रेडियस का स्क्वायर। तो ये वाला हम लोग जो है वो प्रूव कर चुके हैं पहले कि किसी भी सिलेंडर का उसके एक्सिस ऑफ सिमेट्री के बाद मोमेंट इनर्शिया क्या होता है, 1/2 सिलेंडर का मास इनटू सिलेंडर की रेडियस का स्क्वायर। ये चाहे तो आप लोग जो है सिलेंडर का जो मोमेंट इनर्शिया वाला टॉपिक है वो वाला टॉपिक निकाल के भी आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं आप लोग दिखाऊँ तो सिलेंडर का मोमेंट इनर्शिया हम लोग जो है पहले इवैल्यूएट कर चुके हैं पिछले लेक्चर्स में। तो ये आपके पास एक सिलेंडर था, आप लोगों को याद हो, यहाँ पे Z एक्सिस क्या है, यहाँ पे Z एक्सिस है सिलेंडर का एक्सिस ऑफ सिमेट्री है। उस Z एक्सिस के अबाउट सिलेंडर का जो मोमेंट इनर्शिया यहाँ पे इवैल्यूएट किया हुआ है, इस Z एक्सिस के अबाउट सिलेंडर का जो मोमेंट इनर्शिया है वो ये यहाँ पे देखें हम लोग नजर आ रहा होगा, वो है 1/2 मास इनटू सिलेंडर के रेडियस का स्क्वायर। यहाँ पे सिलेंडर का रेडियस जो है वो हम लोगों ने A लिया हुआ था, तो इसी फार्मूले को यहाँ पे हम यूज करेंगे अपने क्वेश्चन में। यहाँ पे कि सिलेंडर का जो टाइनी सिलेंडर आप यहाँ पे आपको फिगर में नजर आ रहा है, ये वाला टाइनी सिलेंडर जो है वो, इसका मोमेंट इनर्शिया इस Z एक्सिस अबाउट क्या होगा, 1/2 इस टाइनी सिलेंडर का मास, क्योंकि सिलेंडर टाइनी है, यहाँ पे इन्फिनिटेसिमल सिलेंडर्स में जो है वो, ये इन्फिनिट नंबर ऑफ सिलेंडर्स में हम लोगों ने डिवाइड किया हुआ है इस कोन को। तो दिखने में तो आपको ये सिलेंडर थोड़ा सा बड़ा नजर आ रहा होगा इस तरह, लेकिन क्योंकि ये वेरी स्मॉल सिलेंडर होगा, इसका मास भी वेरी स्मॉल होगा, तो इसका मास हम लोग यहाँ कंसिडर कर लेंगे, DM कंसिडर कर लेंगे। तो 1/2 मास इंटू सिलेंडर के रेडियस का स्क्वायर। तो
ए जो है हम लोगों ने कोन का रेडियस कंसिडर किया है, सिलेंडर का रेडियस जो है वो आप देखेंगे डिफरेंट पॉइंट पे जो डिफरेंट सिलेंडर्स बनेंगे उन डिफरेंट सिलेंडर्स का जो रेडियस होगा वो रेडियस क्या होगा वो डिफरेंट होंगे। तो इस सिलेंडर का रेडियस कुछ, तो यहाँ पे जो हम लोगों ने आर्बिट्रेरी यहाँ पे सिलेंडर कंसिडर किया हुआ है, जो यहाँ पे फिगर बाइट जो आपको नजर आ रहा है, उस आर्बिट्रेरी जो सिलेंडर है उस सिलेंडर का रेडियस हम लोग जो है वो क्या कंसिडर करेंगे, वो स्मॉल आर कंसिडर कर लेते हैं। तो यहाँ पे स्मॉल आर जो है वो उस आर्बिट्रेरी सिलेंडर का रेडियस है, उसका स्क्वायर आ जाएगा ये बोला। तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, ये आपके पास ये जो टाइनी सिलेंडर आपको मैंने फिगर में कंसिडर किया हुआ था, उस टाइनी सिलेंडर का मोमेंट इनर्शिया जो है आपको मिल जाएगा, जिसको हम डी आई से भी नोट कर सकते हैं क्योंकि ये टाइनी सिलेंडर का मोमेंट इनर्शिया है। तो ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक और चीज़ नोट कर लें, जो टाइनी सिलेंडर है इसका अगर आप लोगों ने वॉल्यूम फाइंड आउट करना है तो सिलेंडर का वॉल्यूम आपको पता है, उसके सिलेंडर के वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच। एच क्या होती है, सिलेंडर की हाइट होती है। और यहाँ पे क्या सिलेंडर की हाइट क्या है, यहाँ पे सिलेंडर की हाइट क्या है, वो डी सी है। तो ये जो टाइनी सिलेंडर है यहाँ पे इसका वॉल्यूम क्या बन जाएगा, इसका वॉल्यूम बन जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू डी जी। एच की जगह क्या आ जाएगा, डी जी आ जाएगा, पाई की जगह पाई ही रहेगा। आर क्या है, रेडियस है टाइनी सिलेंडर का, तो टाइनी सिलेंडर का रेडियस भी यहाँ पे आर ही है। तो ये जो टाइनी सिलेंडर यहाँ पे फिगर पे आपको नजर आ रहा है, अगर आपने इसका वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, और एच की जगह क्या आ जाएगा, डी जी आ जाएगा, क्योंकि डी जी जो है उस टाइनी सिलेंडर की हाइट है। तो यहाँ पे अगर आप इस फिगर में आपको हम लोगों ने मैंने क्या समझाना था, लोगों को सेपरेट पे इस फिगर में सिर्फ ये समझाना था कि सिलेंडर को जो है वो सॉलिड जो कौन आपको क्वेश्चन में गिवन दी गई है उसको इन्फिनिट नंबर ऑफ टाइनी सिलेंडर्स में जो है वो डिवाइड करेंगे, उनमें से कोई एक आर्बिट्रेरी सिलेंडर लेंगे, पहले उस सिलेंडर का मोमेंट इनर्शिया लिखेंगे, वो क्या आया था 1/2 DM एंड रेडियस का स्केयर। तो 1/2 आर स्केयर DM जो है वो टाइनी सिलेंडर का मोमेंट इनर्शिया मिलेगा। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन अप्लाई करते हुए बेस से लेकर टॉप तक जितने भी सिलेंडर आ रहे हैं या कोन के अंदर, इंटीग्रेशन करके बाउंड्स अप्लाई करके सभी सिलेंडर के मोमेंट इनर्शिया को वापस में एडअप करेंगे। तो जब एडअप कर लेंगे तो मैं क्या मिल जाएगा, इस पूरी की पूरी कोन का मोमेंट इनर्शिया जो है वो मिल जाएगा। तब आप अपने क्वेश्चन की तरफ अगर आए तो क्वेश्चन में भी हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे जो अपना हमारी जो कोन हमें क्वेश्चन में गिवन दी की थी उसको इन्फिनिट नंबर ऑफ सर्कुलर डिस्क या सर्कुलर टाइनी सिलेंडर्स में डिवाइड करेंगे। तो टाइनी सिलेंडर है उसका रेडियस क्या होगा, स्मॉल आर होगा, उसकी विड्थ या हाइट क्या लें, उसकी हाइट क्या होगी, वो डी जी होगी। उस सिलेंडर का जो आर्बिट्रेरी सिलेंडर हम लोगों ने कंसिडर किया था कोन के अंदर, ये यहाँ पे जो आपको नजर आ रहा है, उसका जो ओरिजिन या बेस से जो डिस्टेंस है वो क्या किया हम लोगों ने, वो स्मॉल दी कंसिडर किया है। किसी ने किसी आर्बिट्रेरी डिस्टेंस पे कंसिडर किया हुआ है, उसकी कोई ना कोई डिस्टेंस तो यहाँ पे होगा, उस डिस्टेंस को हम लोगों ने क्या नाम दे दिया, उस डिस्टेंस को हम लोगों ने जी कंसिडर कर लिया, जो कि बेस से उसका डिस्टेंस है या ओरिजिन से डिस्टेंस है उस आर्बिट्रेरी सिलेंडर का, ठीक है। तो यहाँ तक फिर इतना कर लो कि उसके बाद नेक्स्ट वाला जो सोल्यूशन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सब इतना याद रख लो कि हम लोगों ने अपनी कोन को इन्फिनिट नंबर ऑफ टाइनी सिलेंडर्स या टाइनी सर्कुलर डिस्क में जो है वो डिवाइड किया हुआ है, और जो जो नोटेशन इन्वॉल्व हो रही है वो मैंने आपको समझा दी है। और उसके अलावा जो टाइनी सर्कुलर सिलेंडर था उसका मोमेंट इनर्शिया क्या होगा वो मैंने आपको फाइंड आउट करके बता दिया, वो कैसे आएगा, वो आएगा 1/2 आर स्क्वायर DM, ये मैंने आपको बता दिया ये कैसे आएगा। तो सर्कुलर डिस्क या सर्कुलर टाइनी सिलेंडर जो है वो एक ही वर्ड यहाँ पे यूज हो रहे हैं, ये वाले एक ही सेंस